अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करते हैं। बट फैक्टर्स डिस्कस करने से पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान डिफरेंस हमें पता होना ज़रूरी है, और वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। So ये मैंने लिखा है कि it is essential here to distinguish between equilibrium constant and equilibrium position for a given reaction system. Equilibrium constant तो previous lectures में हम पढ़ चुके हैं कि equilibrium constant basically equilibrium concentrations of product and reactants का ratio होता है, जबकि equilibrium position क्या है? So equilibrium position is basically a set of equilibrium concentration of reactants in products is called equilibrium position. यानी जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो उस टाइम इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस होती हैं उन कंसंट्रेशंस को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन को बेसिकली हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक्सप्रेस करते हैं, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर बेसिकली उन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस का रेशो है जिसमें प्रोडक्ट न्यूमरेटर और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिया जाता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर इन लॉ ऑफ मास सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन रिपीट करता चलूं। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना बेसिकली उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना होता है, जबकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स का जो रेशियो होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी। So there is only one value of equilibrium constant for a particular reaction at a particular temperature, but there are an infinite number of equilibrium positions possible. यानी जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो वहां पर गिवन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशो होता है, वो बेसिकली कांस्टेंट रहता है गिवन टेम्परेचर पर। हाँ, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इस तरह से हर रिएक्शन की Kc वैल्यू एक सर्टेन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है, बट टेम्परेचर चेंज होने से उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशंस इनफाइनाइट पॉसिबल है। और वो इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम पोजीशंस कैसे हम मतलब अचीव कर सकते हैं? कंसंट्रेशन में चेंज करने से, प्रेशर में चेंज करने से और टेम्परेचर। खैर, वंस अ सिस्टम इट इज पॉसिबल टू चेंज इट्स पोजीशन बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर के साथ Kc भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन और प्रेशर जब हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिवर्स में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस में चेंज आ जाता है। यानी जब न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस पहले वाले इक्विलिब्रियम से नए वाले इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशंस होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन उनका जो रेशो होगा वो कांस्टेंट रहेगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। हाँ, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों की वैल्यू चेंज होगी। यानी मैं इसको फिर एक दफा से समराइज कर दूं कि जब भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो उस टेम्परेचर पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और उनका रेशो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हाँ, अगर हम कंसंट्रेशन या प्रेशर को चेंज कर लें एट इक्विलिब्रियम, सो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ देर बाद एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, जिस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो पहले वाले इक्विलिब्रियम से मुख्तलिफ होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ओवरऑल चेंज हो चुका है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स का जो रेशियो होता है वो स्टिल कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओवरऑल चेंज नहीं हुआ। हाँ, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है अलॉन्ग विद इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, ले चाटलियर्स प्रिंसिपल। ये ले चाटलियर्स प्रिंसिपल क्या? ये एक फ्रेंच केमिस्ट था, हेनरी ले चाटलियर।
इसको लीचैटलियर भी प्रोनाउंस करते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन लीशाटलिए है, ठीक है। 1884 में इसने क्या किया कि मुख्तलिफ रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन को चेंज कर देता था, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, और इस तरह से वो इक्विलिब्रियम किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है यानी किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करता था कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या प्रेशर में अगर कोई चेंज लाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है या नहीं करता, अगर करता है तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। सो मुख्तलिफ रिएक्शंस के ऊपर उसने ये ऑब्जर्वेशंस मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ ऑब्जर्वेशन उसने ली और उस ऑब्जर्वेशन को एक प्रिंसिपल की शक्ल में कंपाइल किया जिसको हम लीशार्डलियस प्रिंसिपल कहते हैं। ये लीशार्डलियस प्रिंसिपल का जो कि मैंने रेड फॉन्ट में दिया हुआ है, बेसिकली ये इसका जनरलाइज फॉर्म है। अब हम इसको ये इफेक्ट्स अलग-अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है। इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर सिस्टम से मुराद रिवर्सिबल रिएक्शन है, इज एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम उसको उस पर कुछ स्ट्रेस अप्लाई कर ले, वो स्ट्रेस किस शक्ल में अप्लाई कर दे, टेम्परेचर में को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके, कंसंट्रेशन को चेंज करके, तो क्या हो जाता है, the system tends to adjust itself so as to minimize the effect of that change। वो सिस्टम खुद को ऐसे एडजस्ट कर लेगा ताकि उसके ऊपर जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में चेंज की शक्ल में, ये उस इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और हमने हीट देकर उसके टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो रिएक्शन इस तरह से शिफ्ट होगा कि कोशिश करे कि अपने टेम्परेचर को कम कर दे। अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया, कम कर दे, कंसंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बढ़ाया तो कोशिश करेगा कि वो उसको कम कर दे, या अगर कम किया तो कोशिश करेगा कि वो उसको इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो जो इफेक्ट हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है, प्रेशर में चेंज करने से, कंसंट्रेशन में चेंज करने से, टेम्परेचर में चेंज लाने से, और भी फैक्टर्स हैं लेकिन वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लगा इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने से, रिएक्टिव गैस इंट्रोड्यूस करने से, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के कोर्स में मौजूद नहीं है। फर्स्ट ईयर के कोर्स में हम लीशार्डलियस प्रिंसिपल का सिर्फ वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन होगा। सो मैं फिर समराइज कर देता हूँ, लीशार्डलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उस इक्विलिब्रियम के ऊपर मैंने कुछ चेंज अप्लाई कर दिया, प्रेशर में चेंज की शक्ल में, टेम्परेचर में चेंज की शक्ल में, या कंसंट्रेशन में चेंज की शक्ल में, तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो खुद को ऐसे शिफ्ट कर देगा या उस डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड या रिवर्स में कि वो उस चेंज को, उस इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके। This principle is a general one and is applicable to all physical and chemical equilibria। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रिया तो केमिकल रिएक्शंस हो गए, फिजिकल इक्विलिब्रिया से मुराद लगा फॉर एग्जांपल एक क्लोज वेसल में वाटर इवापोरेट हो रहा है तो कुछ देर बाद वो कंडेंसेशन भी होता है, तो वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन वो एक फिजिकल चेंज के साथ एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रिया से वो मुराद होता है। सो उस पर भी लीशार्डलियस प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम पर अप्लाई नहीं होता। सो वी शैल नाउ एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल टू द फॉलोइंग चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, सो if the concentration of one or more of the substances present at equilibrium is changed, the system is no longer in the state of equilibrium। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया तो कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन में चेंज आ गया है, केसी की वैल्यू टेम्परली डिस्टर्ब हो गई है, रेशो भी डिस्टर्ब हो गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि नाउ ये रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पे नहीं है जिस वक्त मैंने कंसंट्रेशन में चेंज अप्लाई किया है। तो अब ये इक्विलिब्रियम को दोबारा रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। कैसे? सो अकॉर्डिंग टू लीशार्डलियस प्रिंसिपल द सिस्टम विल अंडरगो changes in the concentration of various components so as to restore the constant value of equilibrium for the system।
यानी अगर अब आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशो है। तो अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, केसी वैल्यू टेम्परली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि केसी वैल्यू डिस्टर्ब हो गई। अब ये दोबारा उस केसी वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए कोशिश करेगा तो इक्विलिब्रियम सर्टेन डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? तो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि इफ अ सब्सटेंस इज एडेड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, वो सब्सटेंस रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है। द सिस्टम रिएक्ट टू कंज्यूम सम ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर हमने रिएक्टेंट ऐड कर दिया है तो वो सिस्टम अब इक्विलिब्रियम पे नहीं है और इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वो रिएक्टेंट को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से बढ़ गई है, तो वो प्रोडक्ट अब वो रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पर नहीं है और वो इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। सो इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। Similarly, if a substance is removed from a system at equilibrium, the system react to produce more of that substance. यानी फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है और इक्विलिब्रियम से हमने कोई रिएक्टेंट रिमूव कर दिया, तो रिएक्टेंट की उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से नाउ कम हो चुकी है। इस वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है और इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना शुरू हो जाएगा, मतलब रिवर्स में, ताकि वो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर सके, दोबारा कुछ हद तक प्रोड्यूस कर सके। सिमिलरली प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो फिर रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो मतलब इन दो सेंटेंसेस का ये है कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है और हमने इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऐड किया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन रिवर्स में आएगा। सिमिलरली रिएक्टेंट को रिमूव किया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन रिवर्स में आएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम किया तो एक प्रोडक्ट या जितने भी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमने की उनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से कम हो गई है, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बट द वैल्यू ऑफ केसी रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ देर बाद एक न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू इनिशियल जो इक्विलिब्रियम था उससे मुख्तलिफ होगी। इसको हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू ओवरऑल चेंज हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस का रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, तो केसी की वैल्यू ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज लाते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब हो जाता है बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती। तो चले नाउ एक एग्जांपल लेते हैं कि N2 + O2 गिविंग 2NO। ये एक रिएक्शन है और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। सो नाउ इसकी जो केस की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो बराबर होगी NO² डिवाइड बाय N2 इंटू O2 कंसंट्रेशन। ठीक है, नाउ एडिंग N2 और O2 मतलब रिएक्टेंट, अगर हम ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है और हमने उस टाइम पर बाहर से कुछ नाइट्रोजन रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर दिया है या ऑक्सीजन रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर दिया है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इट डिस्टर्ब्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंस्टेंटली यानी उस पार्टिकुलर टाइम के लिए उस पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा एंड एज रिजल्ट द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड में आना शुरू हो जाएगा ताकि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो हमने बाहर से ऐड किया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन को कम किया जा सके उस वक्त तक जब तक ये रेशो यानी केसी की वैल्यू पहले की तरह यानी जो इनिशियली या अर्ली इक्विलिब्रियम था उसकी तरह हो जाए। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो अ ग्रेटर यील्ड ऑफ NO इज obtained and vice versa।
यानी इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर हम N2 या O2 को रिमूव करते हैं तो फिर रिएक्शन जो होगा ये रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगा। नया इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होगा वो पहले से मुख्तलिफ होगा, लेकिन उस पर जो कंसंट्रेशन होगी, सॉरी उसकी जो कंसंट्रेशन का रेशो होगा यानी केसी होगा, वो पहले वाले इक्विलिब्रियम की तरह ही होगा। सिमिलरली removing NO yani product causes the forward reaction to occur so that part of the NO removed from equilibrium is reproduced and vice versa। यानी अगर हमने NO को रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव कर दिया, मतलब प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, सो प्रोडक्ट रिमूव करने से न्यूमरेटर कम हो जाएगा, ठीक है। सो हमने Kc वैल्यू को कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब कर दिया, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ये NO की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगा। ये कंसंट्रेशंस कम होंगी, आहिस्ता आहिस्ता से N2O2 की NO की बढ़ेगी और अगेन Kc की वैल्यू फिर पहले की तरह हो जाएगी, तो वहां पर एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, जिस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पहले वाले इक्विलिब्रियम से तो मुख्तलिफ होंगी, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ओवरऑल चेंज हो चुका है, लेकिन इनका जो रेशो होगा जिसको हम Kc कहते हैं ये पहले वाली इक्विलिब्रियम की तरह ही होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम NO को ऐड कर देते हैं तो फिर रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड जो फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ठीक है। So the effect of change in pressure is relatively small in equilibrium state of reactions which involve solid and liquid। यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कोई गैस मौजूद ना हो, यानी सिर्फ सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो जब भी सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट करते हैं तो वहां पर ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वॉल्यूम में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से ओवरऑल इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है वो भी प्रेशर से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली प्रेशर का जो इफेक्ट है वो बेसिकली वॉल्यूम का इफेक्ट है, क्योंकि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम इफेक्ट होता है। तो अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वॉल्यूम में डिफरेंस होता है तो वहां पर प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। However, in reactions involving gases, a small change in pressure. Why? Because a small change in pressure can bring a large change in volume of gas. So a small change in pressure has significant effect on the state of equilibrium। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व, जिसको हम गैसियस रिएक्शंस भी कह सकते हैं, तो वहां पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने से गैस के वॉल्यूम में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वहां का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम प्रेशर से इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तो कैसे? सो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रियम, ये ले शार्टलियस प्रिंसिपल ने लिशार्टलिए ने ऑब्जर्व किया है प्रिंसिपल की शक्ल में। क्या कह रहा है कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रियम, एक गैसियस रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन व्हिच टेंड्स टू डिक्रीज द प्रेशर and system will move towards the decreased volume। अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो चुका है, सो अब ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये कोशिश करेगा जो हमने प्रेशर बढ़ाया है उसको कम करे, और जो कम वॉल्यूम हमने उसको जबरदस्ती वॉल्यूम कम किया है तो ये उस वॉल्यूम में खुद को एडजस्ट करने के लिए रिएक्शन जो है ना वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में वो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर इस प्रिंसिपल को एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि जब एक गैसियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और वहां पर हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने से एक्चुअली हम वॉल्यूम कम कर देते हैं, तो फिर ये रिएक्शन कोशिश करेगा कि प्रेशर को कम कर सके, और जो वॉल्यूम हमने जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई करके कम किया है तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर कोशिश करेगा कि उस गिवन वॉल्यूम में खुद को एडजस्ट कर ले, तो उसके लिए ये मोल्स को कम करने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि जब गैसेस के मोल्स कम होते हैं अकॉर्डिंग टू वोगैडरोला, तो वो वॉल्यूम भी कम ऑक्युपाई करते हैं। इस तरह से सिस्टम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ वो कम वॉल्यूम को पाई करेगा। बट हाउ, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ Kc इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज। हाँ, जो Kc की वैल्यू होगी
वो प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगी। यहाँ पर भी वही इफेक्ट होगा जो कंसंट्रेशन का होगा, यानी जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा उस पर जो कंसंट्रेशन होंगी वो पहले वाले इक्विलिब्रियम से तो मुख्तलिफ होंगी, हाँ पोजीशन लेकिन जो रेशो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सो ये गैसियस रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो 1 मोल N2 और 3 मोल H2 अगर रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट में अमोनिया 2 मोल बनेगा। सो अब एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक गैसेस के मोल जितने ज्यादा होते हैं वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अगर 1 मोल N2 और 3 मोल H2 मतलब ओवरऑल 4 मोल गैसेस हो गए, ठीक है। अगर ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं, तो अब 2 मोल प्रोडक्ट के गैसेस बन रहे हैं। तो अब 2 मोल गैस जो होता है वो 4 मोल गैस की निस्बत आधा वॉल्यूम को पाई करता है। ये तो एवोगैड्रो लॉ में बड़ा क्लियर है कि मोल ज्यादा होंगे, वॉल्यूम का जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो नाउ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन गैस लेता हूं तो अगर ये आपस में रिएक्ट करके इन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमारे पास 2 मोल अमोनिया बनेगा। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन जैसे जैसे फॉरवर्ड जाता है इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट के मोल्स है वो कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा। सो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा जबकि रिएक्टेंट्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। So now it is evident from the reaction that there is a decrease in volume in the formation of ammonia. So now according to Le Chatelier's principle, if an increase in pressure on this system shift the equilibrium in forward direction favors the formation of ammonia and vice versa. So अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से हम रिएक्शन मिक्सचर के वॉल्यूम को जबरदस्ती कम कर देते हैं। अब रिएक्शन ये कोशिश करेगा कि ये उस वॉल्यूम में खुद को एडजस्ट करे, तो इन अदर वर्ड्स रिएक्शन मिक्सचर भी अपने वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करेगा। और वॉल्यूम को ये कैसे कम करने की कोशिश करेगा, ये मोल्स को कम कर देगा। और मोल्स किस डायरेक्शन में गैसेस के कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। सो मतलब कहने का ये कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं ये एरो इस डायरेक्शन में ड्रा कर दूं और ये जो एरो अपवर्ड पॉइंट का आ रहा है ये बेसिकली हमें बता रहा है इंक्रीज, ठीक है, कि इंक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर को डिक्रीज करने से जो रिएक्शन है वो फिर रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। इस दौरान जब न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों केसेस में, सो वो इक्विलिब्रियम पहले वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसमें कोई चेंज नहीं आ चुका होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ ये एग्जांपल पहले वाले एग्जांपल का एक तरह से अपोजिट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख ले जब 1 मोल N2O4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो 2 मोल NO2 प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इस दफा प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, रिएक्टेंट कम। सो नाउ इन दिस केस अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, हाँ प्रेशर को कम करते हैं तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने की जिस तरफ वो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन इस तरह से रिवर्स में आ जाएगा, हाँ प्रेशर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज हो जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है लाइक HI की डिकम्पोजिशन है, जैसे H2 गैस और I2 गैस बन रहा है ना। इस पार्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप लोग देख लें सो 2 मोल गैसेस जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2 मोल गैसेस ही बन रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास इस दौरान ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ओवरऑल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट ऑक्युपाई कर रहा है अगर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा।
यानी अगर रिएक्टेंट में 2 मोल HI है और वो 2 मोल HI प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो प्रोडक्ट भी 2 मोल ही है और वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। सो यहाँ पर जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, यस इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का कोई इफेक्ट मौजूद नहीं होगा। सो द रिएक्शन शो दैट नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ HI, देयरफॉर there will be no effect of change in pressure on the equilibrium concentration of reactant and product. ठीक है। अच्छा, another factor is effect of change in temperature. टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन कैसे मतलब शुरू होती है? द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज चेंज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट also changes. So according to Le-Chatelier's principle, if the temperature of a reaction increases, the equilibrium shift in the endothermic direction in which heat is absorbed in an attempt to lower the temperature. यानी एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर है, अब अगर वो फॉरवर्ड में इंडोथर्मिक है तो रिवर्स में एक्सो होगा, और अगर फॉरवर्ड में एक्सो है तो रिवर्स में इंडो होगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कैसे, रिएक्शन मिक्सचर को, इक्विलिब्रियम मिक्सचर को हीट देकर, तो ये कोशिश करेगा कि उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले, और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, यानी एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो फिर ये एक्सोथर्मिक की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। हाँ, दिस टाइम Kc वैल्यू आल्सो चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, इस दफा Kc वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिएक्शन है कि 2CO plus O2 giving 2CO2, del H minus 41.84 किलो जॉल पर मोल। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? एक्सोथर्मिक। बट कीप इन माइंड, जब हम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को लिख लेते हैं तो ये एंथैल्पी बेसिकली उस रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड के एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये उस रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड के एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये रिएक्शन जिसका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में है तो ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, रिवर्स में एंडोथर्मिक होगा। ठीक है जी। So now, since the reaction is exothermic in the forward direction and its reverse direction should be endothermic, so an increase in temperature would shift the equilibrium in the reverse direction. क्यों? क्योंकि रिवर्स में ये एंडोथर्मिक होगा। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम रिवर्स की तरफ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम जबकि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ेगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिक्रीज होगी, लेकिन जो रेशो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का जो रेशो होगा वो भी, तो Kc वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी जो न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। एक और एग्जांपल 2NO plus O2 गिविंग 2NO2, इसका डेल H पॉजिटिव है 180.5 किलो जॉल पर मोल। अब ये पॉजिटिव में है तो इट मींस कि ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, रिवर्स में एक्सोथर्मिक होगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ NO इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, thus according to Le-Chatelier's principle a high temperature will favor the formation of NO, क्योंकि ये फॉरवर्ड में एंडो है, रिवर्स में द फॉर्मेशन ऑफ NO2, यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि ये फॉरवर्ड में एंडो है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ज्यादा होने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा और इस तरह से NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। दिस शुड बी NO2। हाँ, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो फिर ये रिवर्स आएगा, Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो प्रैक्टिकली द टेम्परेचर यूज फॉर दिस फॉर्मेशन इज अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। व्हाई इतना हाई टेम्परेचर क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसका यील्ड क्या होता है? ज्यादा होता है। इस वजह से ये रिएक्शन काफी हाई टेम्परेचर पर ही किया जाता है। ये जी समरी हो गई, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन शिफ्ट होगा राइट, यानी मतलब फॉरवर्ड में, और डिक्रीज करने से लेफ्ट में। एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेफ्ट में यानी रिवर्स में शिफ्ट होगा और डिक्रीज करने से फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। ठीक है। लास्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये कैटलिस्ट क्या होता है?
कैटलिस्ट बेसिकली हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करें लेकिन ओवरऑल उस रिएक्शन में कंज्यूम ना हो। ठीक है, अब रेट को चेंज करे तो रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। जब इंक्रीज करता है तो स्पेसिफिकली हम उसको पॉजिटिव, और जो डिक्रीज करता है हम उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो बट यहाँ पर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट को ही कंसिडर करेंगे। So the catalyst only increase the rate of, अच्छा, the presence of catalyst does not affect the equilibrium. ये ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। So a catalyst only increases the rate of a reaction by lowering the activation energy for the reaction and equilibrium is achieved quickly. ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, अगर ये कम हो जाती है तो फिर लो टेम्परेचर पर भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि कैटलिस्ट ने रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। और अगर ये ज्यादा होती है तो फिर कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते तो रेट कम होता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर हम बात ओनली पॉजिटिव कैटलिस्ट की कर रहे हैं जो रेट को बढ़ाता है। सो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, कम कर देता है, और इस तरह से रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। बट कीप इन माइंड, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है तो रिवर्स रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। इस वजह से अगर कोई कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, तो रिवर्स को भी उसी तरह से ही स्पीड अप करेगा, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे और जल्दी एक न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन उस इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशंस होंगी, वो अगर हम वो रिएक्शन बगैर कैटलिस्ट के करें जिसमें इक्विलिब्रियम बहुत टाइम बाद अचीव होगा, लेकिन उस पर भी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली वही होंगी जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होंगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। और ये क्लियर सी बात है कि अगर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं हुआ होगा। सो सिंस द इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट अप्लाइज टू बोथ, रेट कांस्टेंट हमारा यहाँ पर रेट कांस्टेंट को एक्चुअली हम रेट पर यूनिट कंसंट्रेशन कहते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। बट चले एट दिस स्टेज हम इसको सिर्फ रेट ही यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन कंसीडर कर देते हैं। सो सिंस द इंक्रीज इन रेट applies to both of the opposing reaction, जिस तरह भी मैंने बता दिया, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ, the net effect is that there is no change in the value of equilibrium constant or even equilibrium position। ठीक है, ये ग्राफ जो कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, बेसिकली एक जनरल रिएक्शन का कि एक गिविंग बी, ये हमें बता रहा है ब्लैक लाइन है और एक ग्रीन लाइन है। इसमें से ये जो बैरियर है ये बेसिकली ट्रांजिशन यानी एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रांजिशन स्टेट ये क्या होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते तो इस दौरान एक हाई एनर्जी स्टेट बनता है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये भी जी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिकली कैटलिस्ट के एब्सेंस में। ये जो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर देता है। इस वजह से रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो चूंकि एनर्जी कम हो गई, बैरियर उसके लिए कम हो गया, तो गिवन मतलब टाइम में ज्यादा अमाउंट रिएक्टेंट के जो ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से रेट बढ़ जाएगा और जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। तो समरी ये हुई कि हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। पहले बात में यहां से शुरू, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन वो कंसंट्रेशन से भी चेंज हो सकता है, प्रेशर से भी चेंज हो सकता है और टेम्परेचर से भी चेंज हो सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो ओनली टेम्परेचर में चेंज लाने से चेंज होगा, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करेगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा। अच्छा, ली शार्टलीज प्रिंसिपल में जी बस इतना ही हमारे जो स्मार्ट सिलेबस उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, जो बाकी के 2 टॉपिक्स हैं अगर आप लोग अपने बुक में देख ले, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन इफेक्ट, वो चूंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है सो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह इसके बाद हम शुरू करेंगे
नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, यानी एसिड एंड बेसिस, और उसमें भी हम स्मार्ट सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।